ऑलराइट, तो आज थर्मोडायनामिक्स की लास्ट क्लास है. टुडे वी विल स्टडी अबाउट कार्नोट इंजन. पिछली क्लास में, कल की क्लास में हम लोगों ने हीट इंजन के बारे में सीखा था, रेफ्रिजरेटर के बारे में सीखा था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में सीखा था. वो सब कॉन्सेप्ट्स यूज करके ही हम कार्नोट इंजन को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सिंपल सा है, टॉपिक मुश्किल नहीं है. सब बच्चे एक्टिव रहो, क्लास में ध्यान दो, यहीं पे टॉपिक को क्लियर कर लो, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑलराइट, एडिशनली अब जो आपका टेस्ट हो रहा है 22 जनवरी को, सब बच्चे उसका सिलेबस नोट डाउन कर लो. ठीक है, आपका थर्मोडायनामिक्स चैप्टर आएगा, फिजिक्स में आपका थर्मोडायनामिक्स चैप्टर आएगा, बायोलॉजी में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन आएगा, केमिस्ट्री में आपका रीडॉक्स रिएक्शन रहेगा, और मैथमेटिक्स में कोनिक सेक्शन और पैराबोला. इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आएगा. ठीक है, पीसीएम हो, पीसीबी हो, कुछ भी हो, आपके पास हर सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन रहेंगे. और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन 20 क्वेश्चंस में से 8 इजी क्वेश्चन रहने हैं, 10 मीडियम क्वेश्चन रहने हैं और 2 हार्ड क्वेश्चन रहने हैं. तो मैं एक बार के लिए होप कर लूं, एक बार के लिए मान लूं कि चलो आपसे हार्ड क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आएगी, बट इजी क्वेश्चंस और मीडियम क्वेश्चंस जो है वो आप बहुत आसानी से करने चाहिए. ठीक है, इजी क्वेश्चंस तो ऐसे देखकर ही क्वेश्चन हो जाएगा, उस तरीके के होते हैं, और मीडियम क्वेश्चन में 2-3 स्टेप्स के आंसर्स होते हैं, उसके बाद आपका आंसर आ जाता है. तो सब बच्चे इसी तरीके से तैयारी करेंगे. सारे के सारे चैप्टर्स अभी जो आपके खत्म हुए हैं वही वाले हैं, तो आपकी रिविजन भी होती रहेगी. जो सैटरडे की आपकी क्लासेस रहेंगी, जैसी पिछली सैटरडे क्लास रही थी वैसी ही रहेगी. ठीक है, तो इस सैटरडे फिर हम थर्मोडायनामिक्स के फिर से ढेर सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, चलो, then without further ado let us begin with कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल. कार्नोट इंजन के बारे में समझते हैं, कार्नोट साइकिल के बारे में समझते हैं. तो कल हम लोगों ने हीट इंजन स्टडी किया था, है ना? कल हम लोगों ने हीट इंजन स्टडी किया था, राइट बच्चों? हीट इंजन याद है? हीट इंजन का क्या मतलब होता है? व्हाट डज अ हीट इंजन डू? क्या करता है हीट इंजन? बेटा मुझे याद दिलाओ. गुड इवनिंग निधि बेटा, गुड इवनिंग बच्चों. चलो, जो भी बच्चे अभी भी आए हैं, जो बच्चे पहले से हैं, ये बताओ कि हीट इंजन. गुड इवनिंग बेटा. हीट इंजन क्या करता है बेटा? व्हाट इज द पर्पस ऑफ हीट इंजन? ओके, हीट इंजन में आप लोगों ने पढ़ा था कि मैम जो थर्मल एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो कार्नोट है, एसडी कार्नोट करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कार्नोट इंजन बनाया था, कार्नोट साइकिल बनाई थी. और उन्होंने अपने 2 पोस्टुलेट्स रखे थे. पहला पोस्टुलेट ये था कि ये जो कार्नोट इंजन है ना, इसकी एफिशिएंसी सबसे मैक्सिमम है. जिस तरीके की वो साइकिल अब डेवलप करेंगे, जिस तरीके की चीज के बारे में हम बात करेंगे, कार्नोट साइकिल एक इस तरीके का हीट इंजन है, इस तरीके की साइकिल है, जिसमें आपका, अगर उसको यूज करके आप हीट इंजन बनाते हो, तो आपकी एफिशिएंसी जो रहती है वो मैक्सिमम रहती है. ठीक है, और कार्नोट ने एक और थियरम यही बोला था कि चाहे कोई भी वर्किंग सब्सटेंस यूज कर लो, ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं. कार्नोट साइकिल में आपका जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से कार्नोट साइकिल को फॉलो करो और आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम रहेगी. तो कार्नोट साइकिल एक तरीके से आपकी एक आइडियल चीज है. इट इज एन आइडियल हीट इंजन. ठीक है, कार्नोट साइकिल आपकी आइडियल हीट इंजन को रिप्रेजेंट करती है. आइडियल हीट इंजन मतलब जो आइडियल सिचुएशंस में एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर आपकी जो एफिशिएंसी रहेगी वो मैक्सिमम रहती है. चलो, अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंस्ट्रक्ट किस तरीके से होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है. गुड इवनिंग गौसिया बेटा, गुड इवनिंग. ठीक है, फटाफट इसकी कंस्ट्रक्शन समझते हैं. इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह आपसे ज्यादा पूछी नहीं जाती, बट ठीक है, आपको पता होनी चाहिए इसलिए मैं बता रही हूँ. आपका वैसे सीबीएसई के पेपर में ये टॉपिक आ नहीं रहा है, ये टॉपिक वहां से आपका डिलीटेड रहता है. ठीक है, बट इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आपको समझ में हर चीज आए. किसी भी बुक में आप कोई चीज देखो तो आपको पता है कि क्या चल रहा है. अब मुझे ये चीज याद दिलाओ कि हीट इंजन के अंदर 3 क्या क्या चीजों से बना हुआ था हीट इंजन आपका? हीट इंजन में क्या 3 चीजें यूज हो रही थी? वेरी गुड, इकरम ने बोला सिंक, तो मैं यहाँ पर सिंक मार्क कर देती हूँ बेटा. ये आपका सिंक आ गया. और क्या क्या होता है? और क्या क्या होता है बच्चों? सिंक होता है, और क्या होता है? वेरी गुड, वर्किंग सब्सटेंस होता है. बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो. नरगिस, निधि, इकरम, तीनों बिल्कुल सही बोल रहे हो. तो इस केस में आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है ना, वो एक पिस्टन के तरीके से सिलेंडर में होता है. ठीक है, इस तरीके का आपके पास एक पिस्टन है, या पिस्टन बोल लो या सिलेंडर बोल लो. आपका वर्किंग सब्सटेंस इस पिस्टन या सिलेंडर के अंदर होता है. और वर्किंग सब्सटेंस होता क्या है? वर्किंग सब्सटेंस इज आइडियल गैस. ऑलराइट,
आपका यही चीज आपको याद रखनी है कि कार्नोट साइकिल के अंदर वर्किंग सब्सटेंस आपका आइडियल गैस होता है. आइडियल गैस इज योर वर्किंग सब्सटेंस. ऑल राइट, वेरी सिंपल. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग. अब सिमरन बोल रही है हीट सोर्स. बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा. अगली जो तीसरी चीज होती है हीट इंजन के अंदर वो होती है सोर्स. ठीक है. अब यहाँ पर खाली एक स्पेशल चीज ये और है कि आइडियल गैस का ये जो चेंबर है, जो सिलेंडर है, इसके नीचे एक इंसुलेटिंग पैड और रख रखा है इन लोगों ने, ताकि इंसुलेशन रहे, हीट लॉस मिनिमाइज हो जाए. इंसुलेशन पैड. ठीक है. अब बाकी कहानी सेम रहती है. सोर्स का टेम्परेचर T1 है, सिंक का टेम्परेचर T2 है. देन Q1 amount of heat is taken to the ideal gas, Q2 amount of heat is given, ideal gas is doing W amount of work. बाकी पूरी कहानी बिल्कुल सेम है. आपके पास सोर्स है, आपके पास एक वर्किंग सब्सटेंस है. इस केस में आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है वो आइडियल गैस है, और आपके पास एक सिंक भी अवेलेबल है. तो यही सेम चीज हमने हीट इंजन में पढ़ी थी, यही सेम चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. ठीक है. कंस्ट्रक्शन सब लोगों को समझ में आई. सब कुछ सेम ही रहता है इधर भी. Yes, ma'am. यस मैम, वेरी गुड. यस, वेरी गुड बेटा. अब कार्नोट साइकिल में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कार्नोट साइकिल, जो साइंटिस्ट है जिनका नाम है साडी कार्नोट, उन्होंने इस तरीके से डिजाइन करी थी कि ये रिवर्सिबल रहे. ठीक है. आपको पता है कि वैसे नॉर्मल कंडीशंस में हम कोई रिवर्सिबल चीज डिजाइन नहीं कर सकते क्योंकि हीट लॉस होता है, हीट डिसिपेशन होता है. बट इन्होंने कार्नोट साइकिल को इस तरीके से बनाया था कि ये मैक्सिमम तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करे. तो वो करने के लिए 4 प्रोसेसेस का यूज होता है. आपकी कार्नोट साइकिल जो होती है उसके अंदर 4 टाइप की प्रोसेसेस होती है. आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन. हमें इन्हीं चारों के बारे में पढ़ना है. इसी का आपको ये समझ में आ गया तो कार्नोट साइकिल भी समझ में आ जाएगा. इन सबके केसेस में हम वर्क डन निकाल लेंगे, हीट निकाल लेंगे, वहां से हमारी इक्वेशन आ जाएगी और एफिशिएंसी भी आ जाती है. बस हमें इतना ही कवर करना है कि ये चारों की चारों प्रोसेसेस कैसे हो रही हैं, क्या हो रहा है. ठीक है. तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन. आइसोथर्मल एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन का? बहुत ही सिंपल सवाल है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है. तो बताओ बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन का क्या मतलब होएगा? ठीक है. आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कि आपकी जो प्रोसेस है दैट इज हैपनिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर. है ना. आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि आपका जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही हो. ठीक है. बिल्कुल सही बोल रहे हो Yes, बेटा. ma'am. वर्क डन बाय द सिस्टम भी होता है इस केस में, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोसेस हो रही होती है. ठीक है. तो लेट मी से कि आपकी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है तो आप बोल सकते हो कि भाई मेरी वॉल्यूम चेंज होएगी. और क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन लिखा है तो एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि जो मेरी वॉल्यूम है वो एक्सपैंड कर रही है ना. मेरी जो वॉल्यूम है वो बढ़ रही है. और ये सब प्रोसेस में आपकी कुछ Q1 अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम के अंदर ऐड हो जाती है ना. वर्क डन बाय द सिस्टम में इसका मतलब है कि सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है, इसका मतलब है कि हीट इज बीइंग एडेड टू द सिस्टम. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच गेट्स एडेड टू द सिस्टम. ऑल राइट, इज दिस प्रोसेस क्लियर गाइस? ठीक है. अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन? एडियाबैटिक एक्सपेंशन का क्या मतलब होगा बेटा? वेरी गुड. हीट इज कांस्टेंट. सिमरन ने बिल्कुल सही बोला. तो भाई यहाँ पे डेल्टा क्यू जो होता है वो आपका 0 रहता है. टेम्परेचर इधर चेंज कर सकता है. सो लेट मी से कि आइसोथर्मल में आपका टेम्परेचर T1 था, अब आपका टेम्परेचर चेंज हो गया है T1 से T2 तक. आपका प्रेशर और वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, है ना. पीवी गामा रेस टू कांस्टेंट पढ़ा है हम लोगों ने. तो आपकी वॉल्यूम हो गई V2 P2 थी पहले, अब आपकी वॉल्यूम फिर से इंक्रीज हो गई एंड इट बिकम्स इक्वल्स टू V3 P3. ठीक है. ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया. तो जहां पर भी एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन का सब मतलब याद रखो जो अनुष्का ने भी बोला है कि एक्सपेंशन के अंदर वर्क डन बाय द सिस्टम होता है. वर्क इज डन बाय द सिस्टम. एंड अगर आप कंप्रेशन की बात कर रहे हो, जो दोनों बाद की प्रोसेसेस कंप्रेशन की हैं, तो कंप्रेशन का मतलब क्या है कि आपका जो सिस्टम है उसकी वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है. तो इधर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम.
वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो एक्सपेंशन के अंदर जो आपका वर्क डन होता है वो पॉजिटिव लेते हो वर्क डन की वैल्यू, और कंप्रेशन में आप वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव लेते हो। ठीक है, दिस इज समथिंग विच यू गाइज ऑलरेडी नो, वी विल यूज देम टू बिल्ड दी फर्दर कॉन्सेप्ट्स। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन का मतलब क्या है? यही सेम चीज, कांस्टेंट टेम्परेचर रहे, तो अब आपका सिस्टम T2 टेम्परेचर पे है तो T2 टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, है ना। वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो तो आपका चेंज होगा, V3 P3 से कुछ वैल्यू आ जाएगी V4 P4। ऑलराइट, और इस केस में आपका कुछ हीट सिस्टम से बाहर चला जाएगा, तभी कंप्रेशन होएगी, नेगेटिव वर्क डन होएगा जब आपकी सिस्टम से हीट बाहर जा रही हो। ठीक है, तो हम बोलते हैं सबट्रैक्टेड Q2 हीट, मतलब Q2 अमाउंट ऑफ हीट आपके सिस्टम से सबट्रैक्ट हुई है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? इज दिस ओके गाइस? अब लास्ट प्रोसेस के बारे Yes, में ma'am. समझ रहे हैं? वेरी गुड बेटा। अब लास्ट प्रोसेस के बारे में समझ रहे हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन के बारे में। तो एडियाबैटिक का मतलब फिर से हमें पता है कि भाई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, बट टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस होती है हीट इंजन जो है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो इंजन है वो फर्स्ट स्टेट पे वापसी आ जाए, मतलब टेम्परेचर आ जाए T1 के बराबर, तो T2 से टेम्परेचर चेंज हो जाए T1 पे, और मेरी जो फाइनल स्टेट थी, माई फाइनल स्टेट वॉज V4 P4। Now I want the state to come back to V1 P1। गुड इवनिंग बेटा, नमस्ते नोनू। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आया? आपकी कार्नोट साइकिल में, नोनू बेटा आप भी सुन Yes, लो, आप ma'am. अभी आए हो। कार्नोट साइकिल में 4 टाइप की प्रोसेसेस होती हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कांस्टेंट टेम्परेचर पे Q1 अमाउंट ऑफ हीट ऐड की जाती है और आपकी वॉल्यूम चेंज होती है, वॉल्यूम इंक्रीज होती है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में आपका जो हीट का इंटरचेंज होता है वो 0 रहता है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। टेम्परेचर आपका चेंज करता है फ्रॉम T1 टू T2, और आपको पता ही है कि वॉल्यूम और प्रेशर आपके चेंज करते हैं। आइसोथर्मल कंप्रेशन के केस में क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका फिर से गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, मतलब गैस को छोटा कर रहे हैं, उसकी वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब आप वैल्यू लिखोगे V3 P3 मस्ट बी इक्वल टू V4 P4, मतलब V3 P3 आपकी चेंज हो जाएगी V4 P4 में, और आपकी Q2 अमाउंट ऑफ हीट सब्ट्रैक्ट हो जाती है सिस्टम से, क्योंकि कंप्रेशन हो रही है। एडियाबैटिक कंप्रेशन के केस में क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर है, अब हम वापसी फर्स्ट स्टेट में इसको लेके जा रहे हैं, तो T2 से टेम्परेचर इज चेंजिंग टू T1, डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 है क्योंकि एडियाबैटिक स्टेट है, और आपकी जो V4 P4 वाली स्टेट थी दैट इज चेंजिंग टू V1 P1। So this is what is happening in all the 4 processes. Now let us understand that with the help of graph. You can see this graph, guys. You can see that this is point A, this is my initial point, then the system is going to point B, then the system is going to point C, then the system is going to point D. तो A पॉइंट पे मेरी वॉल्यूम और प्रेशर है P1 V1, B पॉइंट पे P2 V2, C पॉइंट पे P3 V3, D पॉइंट पे P4 V4। यही तो 4 स्टेट्स हमने पढ़ी थी। अब यहां पर आप देख सकते हो कि आपके 2 टेम्परेचर हैं, T1 और T2। तो आपके 2 तरीके के आइसोथर्मल कर्व बने हुए हैं। सो यू कैन सी दैट फ्रॉम A टू B isothermal expansion is taking place because temperature is remaining constant and the volume is increasing. तो यहाँ पर आपकी Q1 amount of heat is entering the system. Q1 amount of heat is entering the system in this case. If you look closely from B to C, what is happening? Adiabatic expansion is happening. यहाँ पे slope बहुत ज्यादा है as compared to isothermal expansion. So adiabatic expansion is happening now, और आपका heat exchange जो है इस केस में that will come out to be 0, and temperature आपका change हो रहा है from T1 to T2, P2 V2 से आपकी state आ रही है P3 V3 पे। ठीक है बेटा। अब तीसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है? C से D में आइसोथर्मल कंप्रेशन इज टेकिंग प्लेस एट द सेम टेम्परेचर T2, the volume of the gas is decreasing. You can see that the volume of the gas is decreasing at the same temperature T2. So this is a case of isothermal compression. यहाँ पर आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रही है और इस केस में सिस्टम से जो हीट है वो बाहर जा रही है। ठीक है, हीट इज गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम। Now talking about the last thing, what is happening in the last situation? Adiabatic compression is taking place. So as you guys can see that अब यहाँ पर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है फ्रॉम T2 टू T1, और आपकी जो P4 V4 है वो वापसी इनिशियल स्टेट में आ चुका है P1 V1 के अंदर। ठीक है, एंड हीट का एक्सचेंज यहाँ पे 0 है।
तो यही चारों चीजें हमने पढ़ी थी कि आपकी जो साइक्लिक प्रोसेस होती है, कार्नोट साइकिल होती है, इट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो उसके बाद वापसी अपनी फर्स्ट स्टेट पे आ जाते हो, तो ये साइक्लिक है, ये रिवर्सिबल है। एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन, चारों की चारों जो प्रोसेसेस होती है वो आपकी रिवर्सिबल प्रोसेसेस होती है। तो इसीलिए कार्नोट वाज वेरी प्राउड ऑफ व्हाट ही क्रिएटेड, क्योंकि उन्होंने एक रिवर्सिबल साइकिल क्रिएट कर दी थी जिसमें एफिशिएंसी जो होगी वो मैक्सिमम रहेगी। चाहे आप किसी भी हीट इंजन की बात कर लो, कैसा भी कंस्ट्रक्ट कर लो, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी किसी भी हीट इंजन से हमेशा ज्यादा रहेगी अगर वो वही T1 और T2 के बीच में ऑपरेट कर रहा हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? यहां तक समझ में आया Yes, बेटा? ma'am. पक्का? Yes, ma'am. यस मैम, सब बच्चों ने बोला यस मैम, वेरी गुड। तो चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बोलते बोलते आई फील टायर्ड, तो दैट इज व्हाई आई हैव अ सिप ऑफ वाटर। आप लोग भी ऐसे हाइड्रेटेड रखो अपने आप को। सब बच्चे गर्मियों में पानी पीते हैं, सर्दियों में पानी नहीं पीते, डिहाइड्रेशन हो जाता है। अच्छे से पानी पियो, अच्छे से अपनी टेक केयर करो बेटा। सर्दियां फिर से बढ़ रही हैं, अभी थोड़ी बाद में फिर से सही हो जाएंगी होपफुली। ऑल राइट, नाउ वी विल अंडरस्टैंड। जो मैंने अब सेकंड पार्ट बोला था हम वो समझेंगे। अब हमें चारों टाइप की प्रोसेसेस समझ में आ गई हैं, तो हम इन सब प्रोसेसेस में Q1 की वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आपको याद होगा कि हीट इंजन में, रेफ्रिजरेटर में हमने Q1 Q2 वर्क डन के बीच में एक रिलेशन निकाला था। तो वैसा ही रिलेशन हमें कार्नोट इंजन में निकालना है ताकि हम एफिशिएंसी को डिफाइन कर पाए। सो दैट इज व्हाट वी वांट टू डू नेक्स्ट। So let us start talking about each of the processes. The first process was isothermal expansion. है ना, सबसे पहली आपकी आइसोथर्मल एक्सपेंशन ही हो रही थी। सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही थी बेटा। आई थिंक मेरी स्क्रीन पॉज है, अभी विजिबल है। सबसे पहले आपकी आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही थी। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, आपका T1 जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, राइट? T1 टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आपकी जो वॉल्यूम है, इट इज चेंजिंग फ्रॉम V1 P1, वॉल्यूम एंड प्रेशर चेंजेस फ्रॉम V1 P1 टू V2 P2। ठीक है, इसी इक्वेशन के अंदर आपकी जो हीट है, इट इज एंटरिंग द सिस्टम। हीट एंटर्स द सिस्टम, और इस हीट की वैल्यू कितनी है हमने अभी ग्राफ में देखा है, प्लस Q1। प्लस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हीट आपके सिस्टम में एंटर कर रही है। अगर वो एग्जिट कर रही होती तब हम उसको नेगेटिव लिखते हैं। एंड लास्ट चीज जो होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो कैन यू गाइस टेल मी व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोथर्मल? चेंज इन इंटरनल एनर्जी की क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा आइसोथर्मल इक्वेशन में, आइसोथर्मल प्रोसेस में? ट्राई टू थिंक। अनुष्का बोल रही है W। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे बताओ क्या लग रहा है? du की वैल्यू हमने देखी थी ना कि NCV dt होती है। ईटा लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको n कन्वर्ट कर देते हैं। है ना, du की ये वैल्यू देखी थी हम लोगों ने कि NCV dt के बराबर होती है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर, आइसोथर्मल प्रोसेस में dt जीरो होता है, तो ये आपकी जीरो हो जाएगी ना बेटा। ये आपकी जीरो हो जाएगी ना आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। तो यहां से अब आप क्या देख सकते हो कि जो भी आपकी हीट सिस्टम में एंटर कर रही है वो पूरा का पूरा वर्क डन में चेंज हो रहा है। सो आई कैन सिंपली राइट Q1 विल बी इक्वल टू वर्क वन। और आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन का जो एक्सप्रेशन रहता है वो आप लोगों को याद है, RT1 ln V2 अपॉन V1। यहाँ पे ना मैं कहीं पे भी n नहीं लिखूंगी, क्योंकि मैंने अज्यूम कर लिया है कि n इज इक्वल टू 1। ये मेरी एक अजम्पशन है कि मैंने गैस का एक ही मोल लिया है और उसी को मैं कंप्रेस या एक्सपैंड कर रही हूँ। अगर आप n भी लोगे तब भी आपके पास आंसर सेम ही आएगा। ऑलराइट, इज दिस प्रोसेस क्लियर गाइस कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या हुआ, वर्क डन का एक्सप्रेशन, हीट का एक्सप्रेशन कैसे आया हमारे पास? यस Yes, मैम, ma'am. वेरी गुड। लेट अस मूव टू द सेकंड प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस कौन सी थी आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद, क्या था? Adiabatic expansion. बिल्कुल सही बच्चा, वेरी गुड, गुड जॉब, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, सेम चीज करनी है सारी प्रोसेसेस में हमें। चार टाइप की प्रोसेस है, चार आपके पास इक्वेशन आएंगी। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम T1 टू T2। है ना, सबसे पहले तो यही हो रहा है, टेम्परेचर आपका T1 से T2 चेंज हो रहा है। ऑल्सो V2 P2 है आपका, अब इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर, दैट इज चेंजिंग टू V3 P3। ठीक है, तो यहां पर अब आपको एक और चीज भी पता है कि डेल्टा Q जो होता है वो जीरो होता है।
ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं वर्क डन की वैल्यू फिर से निकाल सकती हूँ। वर्क डन कितना हो जाएगा, आर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। यही तो पढ़ा था हमने जब प्रोसेसेस वाली क्लास पढ़ी थी कि सारी डिफरेंट प्रोसेसेस में वर्क डन की वैल्यू कितनी रहती है ना बच्चा। वर्क डन इज इक्वल्स टू आर T2 माइनस T1 1 माइनस गामा। ठीक है, इज दिस ओके गाइस? इसको एक बार थोड़ा सा फिर से लिख देती हूँ जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा। Yes, ma'am. ठीक है, दिस इज ऑल्सो सिंपल। ऑलराइट, तो दोनों केसेस में आप देखो कि यहाँ पर दोनों केसेस में वर्क डन मेरा पॉजिटिव आया, मैंने कहीं पे भी नेगेटिव साइन नहीं लगाया। अब जब मैं कंप्रेशन की दोनों सिचुएशंस के बारे में बात करूंगी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गई, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गई। अब अगली प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, और फिर है हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो कंप्रेशन के प्रोसेस में खाली यही डिफरेंस रहता है कि आपकी जो हीट है वो सिस्टम से बाहर निकल रही होती है एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। In case of compression, you can write this down if you want to. Work is done on the system. Work is done on system. तो इसकी वजह से जो आपका वर्क डन रहता है वो आपका नेगेटिव रहता है। वर्क डन जो रहता है आपका वो नेगेटिव रहता है। सो दैट इज व्हाट वी विल यूज हियर एज वेल। अब आपकी तीसरी प्रोसेस जो थी दैट वाज आइसोथर्मल कंप्रेशन। अच्छा एक सेकंड बेटा, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। अभी विजिबल हो गई बच्चा? मैंने क्या बोला कि कंप्रेशन के अंदर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव रहती है। ठीक है, तो तीसरी प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। थर्ड प्रोसेस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन के केस में अब फिर से क्या होगा, क्योंकि आइसोथर्मल है तो आपका T2 जो है वो कांस्टेंट है। आपका जैसे वहां पे T1 कांस्टेंट था, यहाँ पे आपका T2 कुछ कांस्टेंट टेम्परेचर है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, ट्राई करो, क्लास अटेंड करो। नेटवर्क एरर होता है मैं मानती हूँ, ट्राई क्या करो कि ऐसी लोकेशन पे बैठो जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आता है। ठीक है, बच्चों को पता होता है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आता है, तो अपने घर में उसी पोजीशन पे अपना स्टडी टेबल बना लो और वहीं पे बैठ जाया करो क्लास के टाइम पे बेटा। आइसोथर्मल कंप्रेशन का क्या मतलब है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम का कम होना। तो T2 इज कांस्टेंट एंड योर वॉल्यूम एंड प्रेशर आर चेंजिंग एज V3 P3 कहां जा रहा है, V4 P4 पे। ठीक है बेटा, और इस केस में आपकी जो हीट है वो सिस्टम से बाहर निकल रही है। हीट इज एग्जिटिंग द सिस्टम, है ना, हीट आपके सिस्टम से बाहर निकल रही है। इस हीट की आपको वैल्यू भी गिवन है Q2, तो ये हीट भी आपके पास नेगेटिव ही आएगी। दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव थिंग ओनली। ऑल्सो अगेन सिंस इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, यू नो दैट du इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्टली यही लिख सकते हो कि Q2 की वैल्यू कितनी है, वर्क डन, ये थर्ड प्रोसेस है तो W3 लिख रही हूँ इसको, एंड यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आ जाएगा तो माइनस RT ln ऑफ फाइनल वॉल्यूम कितनी है V4, इनिशियल वॉल्यूम कितनी है V3। तो अब बेटा लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो आप ब्रैकेट के अंदर लेके जा सकते हो और उसकी पावर से उसको रेज कर सकते हो। अगर जैसे अगर आपके पास 2 ln a है, सो यू कैन राइट दिस एज ln a स्क्वायर। वैसे यहाँ पर क्योंकि मेरे पास माइनस ln a है तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ln ऑफ a रेज टू -1। तो इन दोनों को मैं इन्वर्ट कर दूंगी एंड आई विल राइट इट एज RT ln V3 अपॉन V4। So this will be the expression of work done. Is this okay guys? यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आपके पास Q2 की वैल्यू आ गई, ये आपके पास वर्क डन की जो तीसरी प्रोसेस में वर्क डन है उसकी वैल्यू आ गई। सो लेट मी से दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हाँ बेटा, तभी तो देखो दोनों को मैंने नेगेटिव लिखा है ना, Q2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव RT ln V4 अपॉन V3। वर्क डन इज ऑल्सो नेगेटिव RT, नेगेटिव लिख दिया ना यहाँ पर साइन। Now let's come to the last process which is adiabatic compression. एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो अब एडियाबैटिक कंप्रेशन में आपको पता है कि मेरा टेम्परेचर था T2, टेम्परेचर इज चेंजिंग फ्रॉम T2 टू T1 एंड वॉल्यूम है मेरी V4 P4, उससे मेरी वॉल्यूम चेंज हो रही है किस पे, V1 P1 पे। ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पर भी मेरे पास नेगेटिव आएगा, वर्क डन विल अगेन बी इक्वल टू नेगेटिव। दिस इज वर्क डन इन द फोर्थ प्रोसेस, दिस विल अगेन बी नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ R फाइनल टेम्परेचर इज T1 माइनस T2 अपॉन 1 माइनस गामा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, W4 इज इक्वल्स टू R T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा।
डज दिस लुक फेमिलियर? यही तो सेम वैल्यू हमारे पास W2 की भी आई थी, RT2 minus T1 upon 1 minus gamma. So I can write that W4 is equals to W2. Is this okay, guys? Yes, ma'am. यहां तक सबको समझ में आया? हमने चारों प्रोसेसेस में जो वर्क डन था वो निकाल लिया। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब आ जाओ, अब हमें पूरी जो नेट साइकिल है उसके अंदर वर्क डन निकालना है। सो नाउ आवर एम इज टू कैलकुलेट वर्क डन बाय द इंजन, वर्क डन बाय द इंजन, जितना भी ये कार्नोट इंजन है इसमें कितना काम किया है पर साइकिल। तो बेटा अब इस साइकिल में ना दो तरीके के वर्क डन हो रहे हैं, दो तरीके के काम हो रहे हैं इस साइकिल के अंदर, दो तरीके के आपके काम हो रहे हैं। एक हो रहा है वर्क बाय द सिस्टम, एक हो रहा है आपके पास वर्क बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, एक हो रहा है वर्क डन ऑन द सिस्टम। सो लेट मी राइट दोस टू सेपरेटली। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल वर्क डन बाय द गैस, बाय द गैस, बाय द सिस्टम, कुछ भी। तो बेटा गैस आपका काम कब करेगी? जब आपकी एक्सपेंशन हो रही हो। तो टोटल वर्क डन बाय द गैस तो सिंपली W1 प्लस W2 हो जाएगा, है ना। बाय द गैस का वर्क डन एक तो पॉजिटिव आता है, तो W1 प्लस W2 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि इसका वर्क डन पॉजिटिव आता है, और ये तभी होता है जब आपकी गैस एक्सपैंड कर रही हो, ठीक है। एंड टोटल वर्क डन बाय द गैस कितना, टोटल वर्क डन ऑन द गैस कितना होगा? टोटल वर्क डन ऑन द गैस कितना रहेगा? टोटल वर्क डन ऑन द गैस कितना हो जाएगा? W3 प्लस W4। कंप्रेशन के अंदर ये आपका एक्सपेंशन के अंदर आ रहा था, दोनों प्रोसेसेस में एक्सपेंशन हो रही थी, यहाँ पे आपका ये आ रहा है क्योंकि कंप्रेशन हो रही है, राइट। तो नाउ यू कैन फाइंड द नेट वर्क डन। नेट वर्क डन निकाल सकते हो, नेट वर्क डन ऑन, नेट वर्क डन ऑन नहीं बाय लिखते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन कैलकुलेट नेट वर्क डन बाय द गैस इन वन साइकिल, है ना। नेटवर्क की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी? W1 प्लस W2, क्योंकि ये वाला वर्क डन ऑन द गैस है तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस W3 माइनस W4। इज दिस ओके? Ma'am. इज Yes, दिस ma'am. ओके? नाउ यू नो दैट W2 और W4 तो इक्वल है ना। बेटा नेगेटिव आ जाएगा ना सिमरन बच्चा, W3 और W4 नेगेटिव आ जाएंगे क्योंकि वर्क इज डन ऑन द गैस। नाउ यू नो दैट कि ये जो वर्क डन होएगा ये तो सिंपली आपके पास W1 माइनस W3 आ जाएगा, बिकॉज W2 इज इक्वल्स टू W4। और अब आपको ये भी पता है कि W1 की वैल्यू होती है Q1 के बराबर और W3 की वैल्यू होती है Q2 के बराबर। आइसोथर्मल प्रोसेस में देखा था ना। तो यही तो सेम एक्सप्रेशन हमने कल भी देखा था हीट इंजन के लिए। दिस इज द सेम एग्जैक्ट सेम एक्सप्रेशन विच वी सॉ इन द केस ऑफ हीट इंजन एज वेल। तो यही मेरे पास फिर से आ गया, वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई? Q1 माइनस Q2। इज दैट ऑल राइट गाइस? Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पर अब एफिशिएंसी भी आप वैसे ही सेम तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। एफिशिएंसी का मतलब अगेन कितना काम हो रहा है डिवाइडेड बाय द टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो फिर से आपके पास वही सेम एक्सप्रेशन आएगा, Q1 अपॉन Q2 अपॉन Q1, मतलब 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। यू कैन नोट दिस डाउन एज वेल। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? मुश्किल तो नहीं लग रहा, सिंपल सा टॉपिक है, Yes, ma'am. ठीक है बेटा। Yes, ma'am. चलो, अब मैंने कल आपको एक चीज बोली थी कि ये जो Q2 अपॉन Q1 है ना, इसको आप T2 अपॉन T1 लिख सकते हो। तो छोटी सी फिर से बोलो बेटा। किसी बच्चे ने कुछ बोला फिर मेरे को समझ नहीं आया, चलो आप एक बार चैट बॉक्स पे लिख देना बेटा जो भी बोल रहे हो आप। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ शेयर करना है मेरे से, तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हो, आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, इट्स कम्प्लीटली योर कॉल बेटा, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रही थी कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अगर आपकी कार्नोट इंजन होती है तो ये जो Q2 अपॉन Q1 है इसको हम T2 अपॉन T1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्विकली से इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है, उसको करके हमें समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कर सकते हैं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट।
ठीक है, कार्नोट इंजन में हमने क्या देखा कि हमारी 4 तरीके की प्रोसेसेस हो रही हैं। कौन सी 4 तरीके की प्रोसेस है बेटा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, है ना? फिर क्या हो रहा है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन सबको विजिबल है स्क्रीन? तीसरी क्या हो रही है? आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एंड लास्ट प्रोसेस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमने देखा कि भाई P1 V1 से जो चेंज हो रहा है मेरा सिस्टम, इट इज चेंजिंग टू P2 V2। एडियाबैटिक में हमने देखा कि P2 V2 से मेरा सिस्टम इज चेंजिंग टू P3 V3। आइसोथर्मल कंप्रेशन में हमने देखा कि P3 V3 से जो मेरा सिस्टम है, इट इज चेंजिंग टू P4 V4। और एडियाबैटिक कंप्रेशन में हमने देखा कि P4 V4 से आपका जो सिस्टम है, इट इज कमिंग बैक टू P1 V1। तो मैं ये इन चारों की प्रोसेस के हिसाब से इक्वेशन लिख सकती हूँ। एडियाबैटिक की इक्वेशन, आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या होती है? आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। यस मैम, ठीक है बेटा। वैसे Yes, ही ma'am. एडियाबैटिक, बिल्कुल सही बच्चा, गुड जॉब। वैसे ही एडियाबैटिक की क्या होती है इक्वेशन? एडियाबैटिक की इक्वेशन होती है पीवी गामा इज कांस्टेंट, पीवी रेज टू गामा इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? P2 V2 रेज टू गामा इज इक्वल्स टू P3 V3 रेज टू गामा, राइट? अब फिर से आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रही है, फिर से पीवी गामा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो फिर से आई विल गेट P3 V3 शुड बी इक्वल टू P4 V4। और फाइनल इक्वेशन एडियाबैटिक है, तो मेरे पास आ जाएगा P4 V4 रेज टू गामा मस्ट बी इक्वल टू P1 V1 रेज टू गामा। ये चारों इक्वेशन सब बच्चों की आ गई? सबको समझ में आया कि चारों इक्वेशन कैसे आई? Yes, ma'am. अब मैं ये चारों को मल्टीप्लाई कर दूंगी। Yes, ma'am. वेरी गुड बेटा। मल्टीप्लाइंग ऑल दीज 4 equation, I will be multiplying all these equations. So now I want to understand what will happen. अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दो, राइट को मल्टीप्लाई कर दो। P1 V1 multiplied by P2 V2 raised to gamma multiplied by P3 V3 multiplied by P4 V4 raised to gamma must be equal to P2 V2 P3 V3 raised to gamma P4 V4 और P1 V1 रेज टू गामा। तो बेटा ये सारा जो P1 वगैरह है, P1 P2 P3 P4, ये तो कट ही जाएंगे, दोनों सेम है दोनों साइड पे। और अब ये गामा वाली टर्म भी यहाँ पर कॉमन है, ठीक है? आपके पास क्या आ रहा है? यू आर गेटिंग V1 V2 रेज टू गामा V3 V4 रेज टू गामा इज इक्वल टू V2 V3 रेज टू गामा V4 V1 रेज टू गामा। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? V2 V4 raised to gamma divided by V2 V4 must be equal to V1 V3 raised to gamma divided by V1 V3. Is this okay guys? Ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम। तो यहाँ से अब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है मेरा। अगर मैं ये दोनों की जो पावर है वो थोड़ी सी कैंसल आउट कर दूं, तो यहाँ से मेरे पास एक जरूरी रिजल्ट आ जाएगा विच इज V2 V4 रेज टू गामा -1। ठीक है, अब आपने गामा जो वैल्यू, गामा पावर थी, उसको एक और से डिवाइड कर दिया ना सेम क्वांटिटी को, तो गामा -1 हो जाएगी। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू V1 V3 रेज टू गामा -1। अब आपको पता है कि अगर दो चीजों की पावर सेम है तो वो दोनों चीजें भी सेम ही होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? V2 V4 मस्ट बी इक्वल टू V1 V3, है ना बेटा? V2 V4 मस्ट बी इक्वल टू V1 V3। और यहां से मेरे पास क्या निकल के आता है? दैट V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4। यही रिजल्ट हमारे काम आएगा, जो चीज मैं बता रही हूँ उसको प्रूव करने के लिए। अब याद करो कि Q2 अपॉन Q1 की क्या वैल्यू थी? Q2 की वैल्यू थी RT ln V3 अपॉन V4।
RT1 नहीं RT2, ठीक है, और Q1 की क्या वैल्यू थी RT1 ln RT1 ln V2 upon V1. इज दिस ओके गाइस? यही था ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब भाई ये दोनों तो इक्वल है, ये कैंसल आउट नहीं हो जाएंगे? ये तो दोनों इक्वल हो गए, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, आर से आर कट जाएगा। तो यहीं से तो वो एक्सप्रेशन आता है जो सबसे फेमस एक्सप्रेशन है कार्नोट साइकिल का, दैट Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। ठीक है, तो यहाँ से आप ईटा की वैल्यू जब लिखते हो तो ईटा की वैल्यू को आप लिख सकते हो 1 माइनस T2 अपॉन T1 के इक्वल भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ईटा की वैल्यू क्योंकि आपकी होती है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 के बराबर। ऑल्सो अल्फा की वैल्यू हमारी क्या थी? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ अल्फा? Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। इसको हमने लिखा था 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, इसको भी आप लिख सकते हो T2 अपॉन T1 माइनस T2 के बराबर। ये वाली सारी चीजें आपको याद रखनी है, इतने से ही छोटे छोटे एक्सप्रेशन है, ये याद होने चाहिए नीट के पेपर के लिए। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, इतना ही पढ़ना है कार्नोट साइकिल में। आप थोड़े से क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे एंड दैट विल बी इट फॉर टुडेस क्लास। ठीक है, थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके नीट के पेपर में पहले आ रखे हैं, उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन इतना ही करना है आज की क्लास में। ऑलराइट, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर आप बच्चे मुझे बताओ। द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन डिपेंड्स अपॉन ए बी सी या डी। किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? आंसर बताओ। बताओ बेटा क्या आंसर होगा? A is saying temperature of the sink only. B is saying temperature of the source and sink. C is saying volume of the cylinder of the engine and D is saying the temperature of the source only. किस चीज पे डिपेंड करती है आपकी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी? ओके, नरगिस इज सेइंग सी ऑप्शन। बाकी बच्चे बताओ क्या सही लग रहा है? ठीक है, नोनू इज सेइंग डी, गौसिया इज सेइंग डी, निधि इज सेइंग सी। ऑलराइट, वेरी गुड। बेटा ईटा की हमने क्या वैल्यू देखी थी? 1 माइनस T2 अपॉन T1 होती है ना? तो T2 टेम्परेचर हो गया सिंक का, T1 टेम्परेचर हो गया सोर्स का। तो दैट मीन्स दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट ना बेटा? इट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक। वॉल्यूम से क्या फर्क पड़ रहा है उसको? वॉल्यूम से क्या फर्क पड़ेगा? है ना, सी ऑप्शन तो सही होगा नहीं। ठीक है बेटा, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक दोनों पे डिपेंड करती है आपकी जो एफिशिएंसी रहती है कार्नोट साइकिल की। वो डायरेक्ट देख सकते हो आप, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ बेटा, सिंक पढ़ा था ना पिछली क्लास में हमने। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? ये आपका सोर्स है, फिर से एक बार याद दिला देती हूँ। ये सोर्स है आपका, ये आपका सिंक है। मैंने अटेंड नहीं की। बेटा फिर से बोलो, आपकी ना आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं है इसलिए बोल रही हूँ, फिर से बोलो आपको अगर। मैंने अटेंड नहीं की। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। चलो, ये आपके पास सोर्स होता है, ये आपके पास सिंक होता है, ये आपके पास वर्किंग सब्सटेंस है। इस केस में आपका आइडियल गैस इज द वर्किंग सब्सटेंस। तो अब आप लोगों ने क्या देखा था कि सोर्स का जो टेम्परेचर है वो रहता है T1 के बराबर, सिंक का टेम्परेचर होता है T2 के बराबर। और हीट इंजन कैसे काम करता है? Q1 amount of heat goes to the working substance, Q2 amount of heat goes to the sink after the working substance does W amount of work. This is how a heat engine operates, no? तभी तो हमने लिखा था कि एफिशिएंसी का क्या मतलब है? एफिशिएंसी मींस Q1 अपॉन वर्क डन। तो यहीं से तो एफिशिएंसी का मतलब आया था Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी व्हिच कम्स। ऑलराइट, तो सिंक हो गया आपका कोल्ड रेजर्वोयर, सोर्स हो गया आपका हॉट रेजर्वोयर। इज दैट ओके नोनू? ठीक है, आगे चले बच्चों। चलो, वेरी गुड, लेट अस सॉल्व अनदर क्वेश्चन। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, आपका जो नीट 2020 का पेपर था ना वो काफी आसान आया था। नीट 20 उसके जो पहले वाले पेपर थे, 2016 का पेपर थोड़ा मुश्किल है, जैसे उसके भी पहले वाले पेपर्स और थोड़े मुश्किल हैं। ठीक है, तो हम हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी करो, अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बट ठीक है, अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। The temperature inside a refrigerator is T2 degree Celsius and room temperature is T1 degree Celsius. तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये आइडेंटिफाई करके बताओ कि इसमें सिंक क्या होगा और सोर्स क्या होगा।
जो आपको टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस गिवन है वो सिंक का है या सोर्स का है? सिंक इज कोल्ड रेजर्वोयर, सोर्स इज हॉट रेजर्वोयर. अनुष्का इज सेइंग सोर्स. बाकी बच्चे ये बताओ बेटा, टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इज T2 डिग्री सेल्सियस एंड रूम टेम्परेचर इज T1 डिग्री सेल्सियस. तो T2 डिग्री सेल्सियस किस चीज का टेम्परेचर है बेटा? ये सिंक का टेम्परेचर है. टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर तो कम होता है ना, रेफ्रिजरेटर के अंदर तो ठंड होती है ना, तो टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर कम हो जाता है. तो जहां पे टेम्परेचर कम होता है उसको सिंक बोलते हैं, और रूम टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है, तो जो आपका T1 है वो आपका सोर्स हो जाएगा. ठीक है, तो आपको सोर्स और सिंक का टेम्परेचर गिवन है. आपसे पूछा है द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड. मतलब आप कितनी अमाउंट ऑफ हीट रूम को दे रहे हो. तो एक तरीके से आपसे Q1 अपॉन वर्क डन की वैल्यू पूछी है, क्या होगी, है ना? कितनी हीट आपने रूम को दी, मतलब कितनी हीट आपकी सोर्स में गई. तो इसका मतलब है आपसे Q1 अमाउंट ऑफ हीट की वैल्यू मांग रहे हैं. इज दैट ओके गाइस? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब यहां पर आपको, क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस में गिवन है, हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे. तो मैं लिख सकती हूँ टेम्परेचर ऑफ सोर्स T1 विल बी इक्वल्स टू स्मॉल T1 प्लस 273. केल्विन में कन्वर्ट करना है ना इसलिए. एंड T2 विच इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक विल बी इक्वल्स टू स्मॉल T2 प्लस 273 केल्विन. आपको पता है कि इसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है, रेफ्रिजरेटर के केस में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की टर्म आती है विच इज इक्वल टू Q2 अपॉन वर्क डन. ठीक है, Q2 अपॉन वर्क डन के इक्वल होती है, और इसकी वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2. तो यहां से मैं इस चीज की वैल्यू निकाल लूंगी, है ना? यहां से मैं इस चीज की वैल्यू निकाल लूंगी. इसका मतलब है Q2 अपॉन वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू T2 कितना है, स्मॉल T2 प्लस 273 डिवाइडेड बाय वर्क डन. वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे मैंने लिखा है ना T1 माइनस T2. तो T1 माइनस T2 जब करोगे तो 273 कट जाएगा, नीचे आपके पास बचेगा T1 माइनस T2. यहां तक आप सब बच्चे मेरे साथ हो? Q2 अपॉन वर्क डन की वैल्यू आ गई? यस मैम, नो मैम, कुछ तो बोलो बच्चों. यस, निधि यस बोल रही है, नोनू भी यस बोल रहे हैं, सिमरन भी यस बोल रही है, पायल भी यस बोल रही है, सब बच्चों को समझ आ गया. गौसिया इज आल्सो सेइंग यस. ठीक है, वेरी गुड. सो नाउ यू ऑलरेडी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2. मुझे निकालना है Q1 का वैल्यू, तो आई कैन राइट Q1 एज वर्क डन प्लस Q2. इसका मतलब क्या है, मुझे पता क्या करना है कि Q1 अपॉन वर्क डन कितना है. तो Q1 अपॉन वर्क डन विल बी इक्वल टू 1 प्लस Q2 अपॉन वर्क डन. इसमें 1 ऐड करके वैल्यू आ जाएगी. Q1 अपॉन वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस T2 प्लस 273 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2. मतलब एलसीएम ले रही हूँ T1 माइनस T2 प्लस T2 प्लस 273 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2. ऐसा ही कुछ बनेगा. तो ये T2 तो कैंसिल हो गए. यहाँ पे आपके पास बचेगा क्या, T1 प्लस 273 divided by T1 minus T2. And this is your final answer, and the correct option is option B. All right, is this okay guys? सबको समझ में आया क्या किया इस क्वेश्चन में, कैसे किया, सारे स्टेप्स मैथमेटिक्स कैसे हुई? Is this clear everyone? पक्का? ठीक है, वेरी गुड. चलो आ गया समझ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं फिर. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द एक और नीट 2016 का ही क्वेश्चन है ये, रेफ्रिजरेटर के ऊपर क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन 4 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस. कौन सा सिंक है, कौन सा सोर्स है बेटा? 4 डिग्री वाला सिंक है या सोर्स है? 4 डिग्री वाला जो टेम्परेचर है वो सिंक का टेम्परेचर है या सोर्स का टेम्परेचर है? सिंक का टेम्परेचर है ना, कम है ना वो. तो ये आपका सिंक हो गया, ये आपका सोर्स हो गया. जो ठंडा है वो सिंक है, जो गर्म है वो सोर्स है.
मतलब आपका 4 डिग्री सेल्सियस आपको T1 गिवन है और 30 डिग्री सेल्सियस आपको T2 गिवन है, राइट? कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज वर्किंग बिटवीन दीज टू. It is required to remove 600 calories of heat every second in order to keep the temperature of the refrigerated space constant. तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ आपको क्या क्या चीजें गिवन है. आपको T1 और T2 की वैल्यू गिवन है, इनको मैं केल्विन में भी चेंज करके लिख सकती हूँ. T1 की वैल्यू हो जाएगी 303 केल्विन और T2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 30 प्लस 273. नहीं नहीं सॉरी, 4 प्लस 273, 277 केल्विन. ठीक है. अब आपको गिवन है इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरीज ऑफ हीट एवरी सेकेंड इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटेड स्पेस कांस्टेंट. मतलब आप सिंक में से कितना हीट निकाल रहे हो ताकि सिंक का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, वो आपको गिवन है. इसका मतलब क्या है कि आपको Q2 की वैल्यू गिवन है. आपको Q2 की वैल्यू गिवन है कितनी? 600 कैलोरीज पर सेकेंड. इज दैट ओके गाइस? यहां तक सब मेरे साथ हो? ठीक है. हमें निकालना क्या है? हमें पावर निकालनी है. अब पावर क्या होता है आपका? पावर क्या होता है आपका? पावर इज, अच्छा बेटा मैंने आई थिंक उल्टा लिख दिया, रुको. ये आपका T2 होएगा, ये आपका T1 होएगा, है ना? सिंक आपका T2 से रिप्रेजेंट करते हैं, सोर्स आपका T1 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो T1 की वैल्यू 303 रहेगी, T2 की वैल्यू 277. ऑलराइट, T1 इज ग्रेटर देन T2. अब अगर हमें पावर निकालना है तो मतलब हमें वर्क डन का एक्सप्रेशन निकालना है. तो इस केस में वर्क डन हम कैसे निकालेंगे? अल्फा से. आपको पता है दैट अल्फा इज इक्वल टू Q2 अपॉन वर्क डन एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2. तो यहां से मैं वर्क डन की वैल्यू तो निकाल सकती हूँ बड़ी आसानी से. कैसे? मुझे समझ में आ गया. Q2 कितना है? 600 डिवाइडेड बाय वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? 277 डिवाइडेड बाय 303 माइनस 277, ये आपके पास आएगा 26. यहां से वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी वर्क डन की वैल्यू. सब लोग निकाल के बताओ क्या वैल्यू आएगी? 600 इंटू 26 अपॉन 277. बताओ बेटा कितनी वैल्यू आएगी? अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दो. सोचो बेटा कितनी वैल्यू आएगी? कैलकुलेट करके बताएंगे सब बच्चे. सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस है, मुश्किल वाली कैलकुलेशंस नहीं है ये. ठीक है, सब बच्चे ट्राई करना. इसका आंसर जो आपके पास आएगा 556.31 कैलोरी पर सेकेंड. अब इसको आप जूल्स में भी चेंज कर सकते हो 4.2 से मल्टीप्लाई करके, है ना? इसको आप जूल्स में भी चेंज कर सकते हो. 56.31 इंटू 4.2 जूल्स पर सेकेंड हो जाएगा. जूल्स में भी चेंज कर सकते हो इसको. आप नियरली 57 आके बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चा. तो ये आपके पास वर्क डन का जो एक्सप्रेशन देगा दैट विल बी नियरली इक्वल टू 236.5 जूल्स पर सेकेंड. तो यही तो आपकी पावर भी हो गई ना. पावर क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट टाइम. वर्क डन पर यूनिट टाइम ही तो होती है आपकी पावर. तो पावर भी आपकी इतनी हो जाएगी 236.5 वॉट. ऑल राइट, इज दिस ओके गाइस? यहां तक क्लियर है? यहां तक सब बच्चे मेरे साथ हो? ठीक है बेटा, वेरी गुड. सब बच्चों की वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है वर्क डन की. इसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब आपके पास जूल्स में आ जाएगा, जूल्स पर सेकंड में कितना वर्क डन हो रहा है. एंड पावर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ऑप्शन बी, दैट इज 236.5, क्योंकि आखिरकार पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम. ऑल राइट, आगे चलें बेटा. इज दिस क्वेश्चन क्लियर? आगे चलें. चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. दिस इज फ्रॉम AIPMT अगेन. AIPMT 2006 का क्वेश्चन है. ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं. अ कार्नोट इंजन whose sink is at 300 केल्विन. आपको सिंक का टेम्परेचर गिवन है सीधा सीधा 300 केल्विन, मतलब आपको T2 की वैल्यू गिवन है 300 केल्विन. हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 40%. बोला है कि इसकी एफिशिएंसी आपकी 0.4 है. 40% मतलब 0.4 हो गया ना. By how much should the temperature of source be increased so as to increase its efficiency by 50% of the original efficiency?
अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको गिवन क्या है, दैट T2 की वैल्यू 300 केल्विन है और ईटा की वैल्यू है 0.4। तो आप लोगों को सिंपली ये चीज तो पता है दैट ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो यहां से मैं T1 की कुछ वैल्यू निकाल सकती हूँ। T2 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू व्हाट, T2 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस ईटा, है ना। T2 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस ईटा। इसका मतलब है कि T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T2 अपॉन 1 माइनस ईटा। सिंपल। तो पहले केस में मुझे गिवन है T2 आपका 300 है, ईटा आपका 0.4 है। बताओ T1 की वैल्यू कितनी आएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T1 इन दिस केस। सब बच्चे कैलकुलेट करके बताएंगे T1 की क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर। 300 अपॉन 1 माइनस 0.4 करो, सिंपल कैलकुलेशन है बहुत। व्हाट विल बी द वैल्यू, बताओ बेटा कैलकुलेट करके। 300 अपॉन 0.6 आ जाएगी ना, सो दिस विल कम आउट टू बी 500 केल्विन। बिल्कुल सही अनुष्का, गुड जॉब। इज दिस ओके गाइस, यहां तक सब मेरे साथ में है। ठीक है, सिंपल इनफ। चलो, अब आपको सेकंड केस में क्या बोल रखा है, अब आपको बोल रखा है कि मुझे सोर्स का टेम्परेचर कितना चेंज करना है, मतलब सिंक का टेम्परेचर उतना ही रहेगा। T2 की वैल्यू अभी भी आपको सेकंड केस में भी 300 केल्विन ही दी है। अगर मुझे ईटा की वैल्यू 50% से इंक्रीज करनी हो, मतलब ईटा मेरा 0.4 तो था ही, अब 0.4 का 50% कितना होगा, उसका आधा, है ना। तो ईटा को मुझे 50% से इंक्रीज करना है, प्लस 50% ऑफ ईटा। तो 50% ऑफ ईटा कितना हो जाएगा, 5/50 अपॉन 100, मतलब 1/2 ऑफ ईटा। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, तो ये हो जाएगा आपका 0.2। मतलब आपके पास ईटा की वैल्यू आ जाएगी 0.4 प्लस 0.2। ईटा की वैल्यू कितनी है, 0.6। तो यहां से फिर से आप T1 की वैल्यू निकाल सकती हो। नई वैल्यू T1 की आ जाएगी कितनी, 300 अपॉन 0.4, 1 माइनस 0.6 कर दिया ना। तो ये आपकी आएगी 750 केल्विन। दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 750 केल्विन। सब बच्चे इसको करने की कोशिश करेंगे। तो अब आप टेम्परेचर डिफरेंस निकाल सकते हो, कितना टेम्परेचर सोर्स का इंक्रीज करना है, 750 माइनस 500, 250 केल्विन। ऑलराइट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, हमने बहुत लंबे तरीके से सॉल्व किया है, वरना बच्चे इसको रीड करते ही 2 स्टेप में इसका आंसर निकाल लेते हैं। T1 की ये वैल्यू आई, नए T1 की ये वैल्यू आई, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर आपका 250 केल्विन हो जाएगा। सिंपल ईटा वाला चीज को यूज करके ये क्वेश्चन कर रखा है। आगे चले बेटा, चलूं आगे। यस मैम, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी कुछ कुछ। ऑलराइट, कंसिडर अ कार्नोट साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन T1 500 केल्विन एंड T2 300 केल्विन। तो ये आपका सोर्स है ना, ये आपका सिंक है। आपको T1 और T2 की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है। आपको ये भी गिवन है दैट 1 किलो जूल ऑफ मैकेनिकल वर्क इज बीइंग प्रोड्यूस्ड पर साइकिल। तो काफी सारी चीजें गिवन है बेटा आपको। ठीक है, आपको T1 की वैल्यू गिवन है 500 केल्विन, T2 की वैल्यू आपको गिवन है 300 केल्विन, और वर्क डन आपको कितना गिवन है, 1 किलो जूल, है ना। वर्क डन आपको 1 किलो जूल गिवन है, मतलब 1000 जूल आपको गिवन है वर्क डन। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपको निकालना क्या है, टू फाइंड द हीट ट्रांसफर टू द इंजन बाय द रेजर्वॉयर्स। इसका मतलब क्या है, आपको किस चीज की वैल्यू निकालनी है, हीट ट्रांसफर्ड टू द इंजन बाय द रिजर्वॉयर। आपको Q1 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये हीट इंजन का मामला है, तो कार्नोट साइकिल का मामला है। तो आपको पता है कि हीट ट्रांसफर टू द रिजर्वॉयर, हीट ट्रांसफर टू द इंजन बाय द रिजर्वॉयर रहेगी Q1 के बराबर। हॉट रिजर्वॉयर से वर्किंग सब्सटेंस पे हीट ट्रांसफर होगी। तो बहुत ही सिंपल चीज है यार, इसमें तो मुश्किल भी नहीं है। ईटा की वैल्यू निकाल लोगे सबसे पहले, 1 माइनस T2 अपॉन T1। ईटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 माइनस 300 अपॉन 500।
मतलब 1 माइनस 3/5। तो ईटा की वैल्यू तो सिंपली मैम मेरी कितनी आ गई, 2/5। अब ईटा का मतलब क्या होता है, दिस मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q1, है ना। इसका मतलब क्या है कि वर्क डन अपॉन Q1 इज इक्वल टू 2/5। तो Q1 कितना हो जाएगा, Q1 कितना हो जाएगा, 5/2 मल्टीप्लाइड बाय वर्क डन, विच मीन्स 5/2 इंटू 1000, है ना, सिंपल। तो यहां से मेरी वर्क कितनी वैल्यू आ जाएगी Q1 की, ये 500 हो जाएगा ना, 2500। 2500 मैम। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, 2500 जूल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। आगे चलूं? यस मैम। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आज की क्लास के लिए ऐसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद ऐसे टाटा बाय बाय कर लेंगे। अब ये देखो कितना लंबा क्वेश्चन है, बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही डर जाते हैं। इन एन आइडियल रेफ्रिजरेटर वन रिमूव्स हीट फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर एंड डिपॉजिट्स टू द सराउंडिंग एट हायर टेम्परेचर। तो ये तो आपको पता ही है ना, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है नहीं। ये तो आपको पता ही है कि भाई हाँ, आइडियल रेफ्रिजरेटर में लोअर टेम्परेचर से हीट रिमूव करके उसको हायर टेम्परेचर पे डिपॉजिट कर देते हैं। इन दिस प्रोसेस मैकेनिकल वर्क हैज टू बी डन व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी यूजलेस है। और बच्चे लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन देखेंगे मैम बहुत ही लंबा क्वेश्चन था, डर जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे, जबकि ये पहले की 3 स्टेटमेंट जो है वो पूरी यूजलेस है। अब आओ काम की स्टेटमेंट में। इफ द मोटर ऑफ 1 किलोवाट पावर, जो आपने मोटर लगाई है उसकी पावर आपको 1 किलोवाट गिवन है, एंड हीट इज ट्रांसफर्ड -3 डिग्रीज टू 27 डिग्रीज। मतलब T1 और T2 की वैल्यू आपको गिवन है, T1 की वैल्यू आपको 27 गिवन है, 27 है ना। तो 27 को अगर आप कन्वर्ट करते हो तो कितना हो जाएगा केल्विन में, कितना हो जाएगा, 27 इज हाउ मच इन केल्विन, 300, 300 केल्विन। और T2 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, -3। तो -3 प्लस 273 विल गिव यू 270 केल्विन। T1 और T2 की आपको वैल्यू गिवन है। ठीक है, आपको ये भी बोला है कि मोटर 1 किलोवाट ऑफ पावर कर रही है। मोटर कितना है, 1 किलोवाट ऑफ पावर है मोटर के अंदर। तो मतलब एक तरीके से आपको वर्क डन की वैल्यू गिवन है ना, है ना। अगर आपको पावर गिवन है, पावर आपको गिवन है 1 किलोवाट, तो एक तरीके से वर्क डन आपका कितना हो गया, 1000 जूल्स पर सेकंड। तो आपको वर्क डन भी गिवन है 1000 जूल्स पर सेकंड के इक्वल। ठीक है बेटा, इज दिस ओके? ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को अब यहाँ पर क्या गिवन है, फाइंड द हीट टेकन आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर पर सेकंड। रेफ्रिजरेटर में से कितनी हीट निकल रही है वो आपको निकालनी है, assuming that its efficiency is 50% of a perfect engine, assuming that the efficiency is 50% of the perfect engine। तो सबसे पहले हम परफेक्ट इंजन की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। परफेक्ट इंजन मतलब कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी निकालो, कितनी हो जाएगी, 1 माइनस T2/T1, मतलब 1 माइनस 270/300। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.9, मतलब 0.1 आपके पास एफिशिएंसी आ रही है परफेक्ट इंजन की। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जो एफिशिएंसी है रेफ्रिजरेटर की, अल्फा की नहीं सॉरी, इसका मतलब क्या है कि एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर कितनी होएगी, इसकी आधी। है ना बेटा, आपको बोला है ना कि एफिशिएंसी इज 50% ऑफ दैट ऑफ परफेक्ट साइकिल। तो एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर इसकी आधी हो जाएगी, 0.05 और 5%। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? इज इट ओके गाइस? ठीक है, अब ऐसे मैजिक वाला काम ही मैं करने वाली हूँ। आप लोगों को पता है कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू Q2 अपॉन वर्क डन। तो यहां से Q2 की वैल्यू निकल जाएगी, वही तो हमें निकालना है। आपको पता है कि ईटा आपका 0.05 है फॉर अ रेफ्रिजरेटर। आपको पता है कि आपका वर्क डन आपको 1000 गिवन है, 1000 जूल पर सेकंड आपका वर्क डन आपको गिवन है। तो Q2 की भी वैल्यू निकल जाएगी अब तो।
कितनी आएगी? Q2 अपॉन 1000 मस्ट बी इक्वल टू 0.95 अपॉन 0.05। तो Q2 कितना हो जाएगा? 95 अपॉन 5 इंटू 1000। तो बेटा Q2 की जो आपकी वैल्यू आएगी, इसको आप काटोगे 19 हो जाएगा। 19 इंटू 1000 जूल पर सेकेंड। बेटा Q2 की भी आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 किलो जूल पर सेकेंड। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। यही आपका फाइनल आंसर है। ऑलराइट बेटा, एक बार रिफ्रेश करो मोहित, स्क्रीन विजिबल हो रही है बच्चा? स्क्रीन सबको दिख गई? सबको समझ में आया मैंने क्या किया? Yes, ma'am. मोहित, निधि, इज इट ओके बेटा? आप लोगों को स्क्रीन में दिक्कत आ रही थी? ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर विल बी ऑप्शन बी, विच इज 19 किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास एवरीवन। इतना ही पढ़ना है हमें आज की क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप सब बच्चों को मजा आया हो आज की क्लास में। डिड यू गाइस हैव फन इन टुडेज क्लास? यस, चलो अच्छी बात है बेटा। इट इज ग्लैड, आपके साथ पढ़ के मुझे भी बहुत मजा आया। बाय बाय एवरीवन।